वेलकम टू ज्ञानमार्ग। लास्ट लेक्चर में हमने जो यूपीएससी जीएस 1 सब्जेक्ट है जियोग्राफी, उसका जो मेंस का जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने हिमालय देखा था कि हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के कौन कौन से पार्ट्स है, और पूर्वांचल हिमालय जो वेस्टर्न हिमालय से कैसे डिफरेंट वो उभर के आता है, वो हमने देखा था। आज हम पीवाईक्यू देखेंगे कि यूपीएससी में जो मेंस में इसके ऊपर हिमालय में से कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं। तो 2014 में दो क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि हिमालय से आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये था कि जो ब्रिटिश प्लांटर ने जो टी गार्डन्स डेवलप किए थे अलोंग द शिवालिक एंड लेसर हिमालय, जो कि शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय और लेसर हिमालय में जो आसाम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उन्होंने ट्राई किया था ब्रिटिश प्लांटर्स ने टी गार्डन्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन जो दार्जिलिंग का एरिया है वेस्ट बंगाल में, उसके बियॉन्ड वो सक्सीड नहीं हुए थे। उसका एक रीजन पूछ रहे हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये है कि हिमालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिमालयन ग्लेशियर श्रिंकिंग हो रहे हैं उसके उसका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या रिलेशन है, एक ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है कि हिमालयन ग्लेशियर जो मेल्टिंग हो रहे हैं उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या होंगे ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हम तीनों क्वेश्चन के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को, पहले हम ये हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग वाला और श्रिंकिंग वाला जो क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम दो इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन ए ये है कि हिमालय इज रिफर्ड टू एज थर्ड पोल एंड बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर्स, द ग्लेशियर्स आर लाइफलाइन फॉर वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि हिमालय, ये काफ़ी इजी इंट्रोडक्शन है, इसमें थ्री ही याद रखना है कि हिमालय को थर्ड पोल भी बोला जाता है और वन थर्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब को वो वाटर प्रोवाइड करता है। इस तरह से हिमालय की इम्पोर्टेंस कर, उसके बाद लिखना है कि हाउ एवर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पुल आउट इनॉर्मस प्रेशर ऑन वेदर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हिमालय का इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। दूसरा इंट्रोडक्शन ये है कि इसरो एंड वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये दोनों का नाम आना चाहिए। एक है इसरो एंड वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने कंफर्म किया है कि 80% ऑफ मॉनिटर्ड ग्लेशियर वो रिट्रीटिंग कर रहे हैं, और विथ स्मॉलर एंड लोअर एल्टीट्यूड ग्लेशियर सिंकिंग मोर रैपिडली। यानी कि 80% ऑफ मॉनिटर ग्लेशियर जो इसरो ने और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने उसको एनालाइज किया था कि ग्लेशियर 80% रिट्रीट हो रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा तैयार हो गया। अभी बॉडी को तैयार करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द श्रिंकिंग ऑफ हिमालय। तो एक तो सबसे पहला कॉज है कि क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे पहला ये है कि राइजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसमें हमें थोड़ा डेटा अगर लिखेंगे तो वो ज़्यादा इम्पेक्टफुल होगा कि हिमालयाज आर वार्मिंग एट 0.3 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड, यानी कि हर 10 साल में 0.3 डिग्री सेल्सियस फास्टर देन ग्लोबल एवरेज। यानी कि ग्लोबल एवरेज जितना वार्म हो रहा है उससे 0.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा फास्टरली वार्म हो रहा है। और जैसा आईपीसीसी ने वार्न किया है, जो उन्होंने वार्न किया है कि 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर। जो इंडस्ट्रियल
टेम्परेचर रिवॉल्यूशन के वक्त जो टेम्परेचर था इसके अकॉर्डिंगली, और 2 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड तो जाना ही नहीं चाहिए। तो अगर 1.5 डिग्री राइज भी हुआ तो 36% ऑफ ग्लेशियर वॉल्यूम वो हम लॉस कर बैठेंगे 2100, यानी कि 200 2100 जो ईयर जो होगा एडी, तब तक 36% ऑफ ग्लेशियर वॉल्यूम हम गवा बैठेंगे। तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। दूसरा ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। इससे हिमालय के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हिमालय जो है उसके जो ग्लेशियर है जो स्नो से बने हुए हैं वो विंटर के स्नोफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसका एक्यूमुलेशन होता है तभी वो ग्लेशियर बनते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्नोफॉल के बजाय हिमालय में रेनफॉल हो रहा है, तो ग्लेशियर बनेंगे ही नहीं, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ बढ़ जाएगा। तो ये एक चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न की वजह से भी है। तो कॉजेस ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट एक दो हो गए, एक है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, दूसरा प्रेसिपिटेशन के चेंज की वजह से। अब तीसरा है वो है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, कॉजेस है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस में काफी पॉइंट्स है, जिसमें से एक है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसमें हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि जो लोअर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय है, जैसे कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन, वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो एक ये भी रीजन है कि हिमालय का जो ग्लेशियर है वो सिंकिंग हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा एंड सो ऑन। दूसरा है कि एग्रीकल्चर एक्सपांसन हो रहा है, जो कुल्लू और मांडी का एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपांसन हो रहा है, वो दिखने को मिलता है। फिर है अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे धर्मशाला में अर्बनाइजेशन हम देख सकते हैं, उसका एग्जांपल लिखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रोड और टूरिज्म फैसिलिटीज जो बढ़ रही है, यानी कि एग्जांपल की तरफ कि सिक्किम में ये देखने को मिलता है, तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वहाँ पे लगाया हुआ है। फिर यह है कि पास्चर डिग्रेडेशन, जो पशुपालक लोग हैं वो ज्यादा वहाँ पे, जो एग्जाम्पल की तरफ लिख सके, जो बुग्याल जो पास्चर ट्राइब है वो काफी ज्यादा ओवर ग्रेजिंग कराती है अपने जो गॉड्स एंड शिप्स होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन और वेजिटेशन लॉस हो जाता है। फिर एक है कि अबेंडन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कि जो सिक्किम में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रचलित है, वहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर की लैंड है, यहाँ पे ट्रेडिशनल खेती हो रही है, वो काफी कम अभी देखने को, उसका लेवल कम हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो व्हाट आर द कॉज बिहाइंड द श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर? सबसे पहले है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है 0.3 डिग्री सेल्सियस, जो फास्टर देन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, एंड 36% वो श्रिंकिंग रिड्यूस हो जाएगा अप टू 2100 एडी। तो ये एक हो गया। सेकंड हो गया कि जो प्रेसिपिटेशन का चेंज हो रहा है वो पैटर्न। और तीसरा है कि एंथ्रोपोजेनिक, उसमें सब पॉइंट ये है, फर्स्ट तो है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कहाँ पे, कुमाऊं में। फिर हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो कुल्लू और मांडी में हो रहा है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, टूरिज्म, ये सब वगैरह हो रहे हैं सिक्किम में। अर्बनाइजेशन हो रहा है धर्मशाला में। फिर पास्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है और जो ट्रेडिशनल खेती कम हो रही है। तो ये थे कॉजेज ऑफ श्रिंकिंग ऑफ हिमालय। अब यह है कि चलो ये कॉज थे, तो अब हिमालय श्रिंक हो रहा है तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। हमने देखा था कि 2020 में क्वेश्चन आया था कि मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर है
उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि जब ग्लेशियल मेल्टिंग होता है, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स है, जो गंगा, यमुना, फिर ब्रह्मपुत्रा और यहाँ पे तीस्ता और सतलज, ये सब ये सब पेरिनियल रिवर्स है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर वो पानी से भरी हुई होती है। अगर ग्लेशियल मेल्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में वो रिवर के ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है, यहाँ वहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो रिवर्स के रीजन हो गए, जैसे कि दामोदर को वेस्ट बंगाल की वहाँ पे उसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोला जाता है। फिर इसी तरह बिहार में भी काफ़ी बार फ्लड आ जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो पहले तो फ्लडिंग हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि ड्यू टू द ग्लेशियर, जब मानसून नहीं होता तब भी ये रिवर्स पानी से भरी हुई होती है। लेकिन अब अगर मेल्टिंग हो जाएगा तो फिर वो ग्लेशियर का पानी बचेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से वहाँ पे ड्राउट की सिचुएशन हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि रिवर डिस्चार्ज वेरिएबिलिटी हो जाएगी। दूसरा है कि ग्राउंड रिचार्ज डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे स्ट्रीम एक्वीफायर इंटरेक्शन होता है, जैसे जैसे कि स्ट्रीम यानी कि जो रिवर का स्ट्रीम होता है और एक्वीफायर यानी कि ग्राउंड वाटर होता है, दोनों दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। तो अगर अ, ये ग्लेशियल फ्लो ही डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग हो रहा है, तो उसमें से फिर वो बनेगा भी नहीं, और मेल्टिंग हो रहा है, बर्फ बनेगा नहीं और उसका मेल्टिंग हो रहा है, तो कुछ सालों के बाद वहाँ पे पानी नहीं आएगा, तो ग्राउंड रिचार्ज डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होगा। तीसरा है कि रिवर में पानी कम आएगा, तो इसकी वजह से खेती के लिए इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए पानी ही नहीं मिलेगा, तो फूड सिक्योरिटी भी उससे रिस्क हो जाएगा। फिर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं, जैसे हमने देखा कि तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो अगर पानी का फ्लो ही नहीं आएगा तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर जो फ्लड आ गया तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी डैमेजिंग का इफेक्ट होगा। और जो एग्रीकल्चर के अलावा जो वाटर अर्बन अर्बन एरिया के जो जो एरिया जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये रिवर के लिए, जैसे कि शिमला, देहरादून, दिल्ली, हिमाचल वाले जो रीजन है, उस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट क्या है, एक तो है कि फ्लड और ड्राउट आ सकता है, दूसरा है कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिक्लाइन हो जाएगा, फिर इरिगेशन और फूड सिक्योरिटी कम हो जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट पावर मशीन है उस पर डैमेजिंग असर होगा, और वो अर्बन एरिया में भी असर देखने को मिलेगा। तो हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं डिटेल में, एक ये है और ये एक ये है कि श्रिंकिंग हिमालय और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन थर्ड जो आया हुआ है हिमालय के ऊपर, कि जो शिवालिक और लेसर हिमालय के रीजन के ऊपर ट्री प्लांटेशन डेवलप क्यों नहीं हो रहा था और दार्जिलिंग के एरिया में ही क्यों हो रहा था। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रीजन है यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे दार्जिलिंग में ही जो टी प्लांटेशन क्यों हो रहा था, जबकि शिवालिक और लेसर हिमालय आसाम से लेकर हिमाचल तक उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस है। सबसे पहले जियोग्राफी का रीजन है कि ट्री अगर टी के प्लांटेशन को डेवलप करना है तो उसके लिए हाइट चाहिए होगी, और पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सिचुएशन, वो जियोग्राफिकल कंडीशन वहाँ पे मिल रही है दार्जिलिंग में, जैसे कि वहाँ का जो टेरेन है वो 2000 से 4000 फीट अबोव द सी लेवल है, और टेम्परेचर भी काफ़ी कूल टेम्परेचर है। और वहाँ पे ट्री प्लांटेशन के लिए क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो
दूसरा एरिया है शिवालिक और लेसर हिमालय, वहाँ पे वो जियोग्राफिकल कंडीशन सूट नहीं करती है। दूसरा ये है कि दार्जिलिंग का एरिया है, वहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ सॉइल है और कंडीशन अच्छी है, जबकि शिवालिक और लेसर हिमालय में लेस डाइवर्स सॉइल है। इसी वजह से डिफरेंट वेराइटी ऑफ टी प्लांटेशन वहाँ पे नहीं होता है। फिर एक रीज़न ये है कि वहाँ पे दार्जिलिंग में जब पहले से ही स्किल लेबर थे और टी इंडस्ट्री में उन्होंने पहले भी काम किया हुआ था लोकल पीपल ने, तो इसकी वजह से टी पिकेटिंग, टी प्लकिंग और सब वो लोग जानते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे इजी हो गया और वहाँ पे मार्केटिंग भी अच्छा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बे ऑफ बंगाल की जो अ, वहाँ पे रीजन है, तो वहाँ से वो टी का ट्रेड भी उनको काफ़ी सरप्लस मिलता था, तो इंटरनेशनल मार्केट भी उनको मिल जाता था। तो ये चार रीजन थे, एक थे जियोग्राफिकल कंडीशन, दूसरा था सॉइल, तीसरा था लेबर और चौथा था मार्केटिंग। तो इसकी वजह से वहाँ पे दार्जिलिंग में काफ़ी अच्छे से प्लांटेशन हो रहा था। तो ये तीन क्वेश्चन हमने डिटेल में कवर कर लिए हैं। ये सीरीज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।